नेता तो जनता बनाती है जी। जनता ने कांग्रेस पार्टी को 99 सीट दिया और जो है नेता प्रतिपक्ष जो है वो बन पाए। आपको मालूम है कि पहली बार ऐसा हुआ भारत के संसदीय इतिहास में कि पिछले टर्म में जो है प्रतिपक्ष के नेता का भी जो है पोजीशन नहीं था, तो जनता ने बनाया है। और जनता में जब आपकी स्वीकार्यता बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से आपके सहयोगी दलों के बीच में भी आपकी स्वीकार्यता बढ़ती है। और जनता में उनकी स्वीकार्यता इसलिए बढ़ रही है कि अनवरत चाहे हार पे हार मिलता रहा हो, जनता के लिए जो ज़रूरी सवाल है उसके साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। आप मेरा ही उदाहरण देख लीजिए ना, तो मैं राजनीति में सक्रिय हुआ था स्कूल कॉलेज में, उस वक्त में जो है कांग्रेस का समर्थक नहीं था, मुक्त कंठ से जो है कांग्रेस सरकार की जो है आलोचना किया करते हैं। आज जो है राहुल गांधी के साथ जो तीसरी यात्रा कर रहे हैं, तो यह परिवर्तन जो है यह स्वाभाविक और नैसर्गिक है। जो आपके हक के लिए लड़ेगा आप उसके पक्ष में खड़े होंगे, और जनता में जब स्वीकार्यता बढ़ेगी तो आपके पास बहुमत आएगा। आपके पास बहुमत आएगा, स्वाभाविक रूप से जो सहयोगी दल भी आपके प्रति जो है सहज होंगे और आपको स्वीकार करेंगे। बस आखिरी 2 सवाल कन्हैया जी, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि कांग्रेस को पहले कुछ दल ये देखते थे कि अगर ये बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए स्पेस कम हो जाएगी, तो क्या अब कांग्रेस आपको लगता है कि वो मिथ जो है वो बस्ट करने में कामयाब हुई है और अब कांग्रेस जो है वो सब साबित कर रही है कि वो साथ लेकर सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ सकती है? ये कभी सच नहीं था, इसीलिए जो है यह इस झूठ को पर्दाफाश होने में सिर्फ वक्त लगा है। कांग्रेस पार्टी पहले से ही सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी रही है। आप जानते हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट जो है कांग्रेस पार्टी बहुत सक्सेसफुली इतिहास में भी चलाई है, साथ में लोगों को रह करके या बाहर से समर्थन दे करके जो है। और कांग्रेस पार्टी के अगर आप ट्रेडिशन को देखेंगे ना, तो नेहरू जी जब पहली बार सरकार बनाए थे उसमें अम्बेडकर जी भी थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो कांग्रेस के डीएनए को पहचानने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी इस देश की पार्टी है, बार बार देखा, देश का जैसा स्वभाव और स्वरूप होगा कांग्रेस पार्टी का वैसा स्वभाव और स्वरूप होता है। कांग्रेस पार्टी विविधता में एकता को मानने वाली पार्टी है। विविधता में एकता बनाना मतलब सबको साथ लेकर चलने की कोशिश। और देखिए, जब इस सरकार को संकट आया है तो ये सरकार भी वही फॉलो कर रही है, वही नेहरू के आइडिया को फॉलो कर रही है कि एक तरफ सोफिया कुरैशी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और दूसरी तरफ जो है हमारी दूसरी सहयोगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। तो अलग अलग धर्म और संस्कृति को साथ लेकर के चलना और दुनिया को यह संदेश देना कि भारत विविधता में एकता वाला देश है, यह कांग्रेस की मूल विचारधारा है। तो इस पे हम अनवरत चलते रहे हैं। यह मिथ बन गया था जो वक्त के साथ टूट रहा है। एक आखिरी सवाल ये बताइए कि आप चल रहे हैं, यात्रा तो अलग मुद्दे के ऊपर है, लेकिन एक फीडबैक तो ग्राउंड से मिलता ही है। इलेक्शन में सिर्फ 2.5 महीने रह गए हैं, आपको क्या लगता है कि महागठबंधन की क्या पोजीशन है? क्या आप सरकार बना लेंगे? आपको लगता है बहुमत आपको मिलेगा? देखिए, अगर हम पिछले चुनाव को देखें, आंकड़ों की बात करें, तो मात्र 12,000 वोट के अंतर से जो है एनडीए सरकार पिछली बार बनी थी। तो ये कहना कि एनडीए बहुत अच्छी स्थिति में है, ऐसा लगता तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं बार बार कहता हूं कि जो अमित शाह जी कहते थे कि नीतीश जी आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, तो पता नहीं कौन सी खिड़की से आए कि ब्लूटूथ से डाउनलोड होकर के आए। बार बार उनको नीतीश जी के पास जाना पड़ता है। आज भी उनको नीतीश जी की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि उनको मालूम है कि भाजपा अकेले बहुमत नहीं ला सकती है और भाजपा का एकमात्र एजेंडा है चुनाव तक नीतीश जी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद उनको निपटा देंगे। भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। मैं जहाँ तक बिहार को समझता हूँ, बिहार का समाज आज भी भाजपा को सीधे नेतृत्व देने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए चोर दरवाजे से सरकार बनाने की उसकी कोशिश है। जितना हम अवेयरनेस जनता के बीच में ले जा रहे हैं, ले जा पाएंगे, तो हम उम्मीद ज़रूर करते हैं कि हम यहाँ पे परिवर्तन कर सकते हैं और महागठबंधन की सरकार आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कन्हैया जी, पहला सवाल आपसे ये है कि यात्रा को 2 दिन हो चुके हैं, क्या ज़मीन पर क्या असर आपको दिख रहा है बिहार के अंदर अब तक? सबसे पहले तो आप हमसे बात करने के लिए आए हैं दिल्ली से चल कर के बिहार, आपका और आपकी पूरी टीम का और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। यात्रा का आज दूसरा दिन है और यात्रा से पहले ही जो बिहार में एसआईआर शुरू हुआ उसको लेकर के जनता के मन में एक भारी संदेह पैदा हो चुका था। जब राहुल जी सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उन्होंने दिखाया कि कैसे वोट चोरी हो रही है, और अगर वोट चोरी हो रही है, चोरी से सरकार बन रही है, तो फिर उस चोरी से बने हुए सरकार के द्वारा ईमानदारी से काम की कोई गुंजाइश नहीं है। इसको लेकर के जनता में आक्रोश पैदा हुआ और जब डेटा चुनाव आयोग ने जारी किया कि हम 65 लाख लोगों का नाम काट दिए हैं,
तो जिन लोगों का नाम काटा गया, स्वाभाविक रूप से जो है उनके मन में आक्रोश पैदा हुआ। यही वजह है कि यात्रा आज जब दूसरे दिन गया जी पहुंची है, तो आप नोट किए होंगे कि भारी तादाद में जो है लोग उमड़ करके आ रहे हैं, इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, यात्रा को देख रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है। भारत एक लोकतंत्र पसंद देश है। ऐसा नहीं है कि आधुनिक राज में, आधुनिक समय में भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ है, आज़ादी के बाद जो है लोकतंत्र स्थापित हुआ है, लेकिन लोकतांत्रिक समझ, एक भावना भारत में बहुत प्राचीन है। और बिहार तो वैसे भी जो है लोकतंत्र की जननी मानी जाती है, लिच्छवी गणराज्य में लोकतंत्र था। तो यहाँ के लोगों के मन में यह बात बहुत गहराई से बैठा हुआ है कि आज़ादी का आधार होता है लोकतंत्र, और लोकतंत्र का आधार होता है मताधिकार। मतलब वोट के राज से ही लोकतंत्र का राज स्थापित हो सकता है। अगर आप वोट का अधिकार ही लोगों से छीन लेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो नेता चोरी करके, बेईमानी करके नेता बन रहे हैं, वो जनता के सवाल को नज़रअंदाज करेंगे, जनता की बात को नहीं सुनेंगे। वैसे भी जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, उनको यह बात साफ साफ समझ में आती है कि अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो हमारी बात को कोई नहीं सुनता। यही वो ताकत है जिसकी वजह से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं और जनप्रतिनिधि हमारी बात सुनने के लिए मजबूर होते हैं। यही वजह है कि यात्रा को बहुत ज़बरदस्त साथ और समर्थन मिले। कन्हैया जी, इलेक्शन कमीशन ने, सीईसी ने कल ये भी कहा कि कुछ पार्टीज़ जो हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं एसआईआर को लेकर, और इस तरह की कई सारे बयान ईसी की तरफ से आ चुके हैं, और ऑपोजिशन का भी विश्वास ईसी पे से उठ चुका है। तो क्या कहा जा सकता है कि एक ऑल आउट वॉर डिक्लेयर हो चुकी, दोनों का ट्रस्ट एकदम कोलैप्स कर चुका है दोनों के बीच, ऑपोजिशन और ईसी? देखिए, आज जो स्थिति पैदा हुई है यह लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक संवैधानिक संस्था जब संवैधानिक अधिकार के दायरे में काम नहीं करती है तो स्वाभाविक रूप से एक संकट पैदा होता है। और यह संकट पैदा इसलिए हुआ है कि चुनाव आयोग ने अपनी कार्य पद्धति से, काम करने के तरीके से लोगों के मन में एक संदेह पैदा किया है। यह बात हम किस लिए कह रहे हैं? इस बात का कारण यह है कि पिछले कई महीनों से, खास करके महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी पार्टियां बार बार चुनाव आयोग को कह रही थी कि आप हमको वोटर लिस्ट दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा दीजिए, हम जांच करना चाहते हैं कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। तब चुनाव आयोग क्या कह रही थी? चुनाव आयोग कह रही थी कोई गड़बड़ी नहीं है, सब दुरुस्त है, सब ठीक है। और आज जब फिजिकल कॉपी जो वोटर लिस्ट की थी, जो मतदाता सूची थी, उसको 6 महीने तक काम करने के बाद जब सबूत के साथ राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तब चुनाव आयोग क्या कह रही है? चुनाव आयोग कह रही है कि गड़बड़ी है, उसी को ठीक करने के लिए तो एसआईआर किया जा रहा है। अब इससे 3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होते हैं। एक, किसके दबाव में चुनाव आयोग पिछले कई महीनों से इस विषय में कुछ भी कहने से इनकार कर रही थी, आनाकानी कर रही थी। दूसरा, आज चुनाव आयोग की भाषा और भाजपा की भाषा एक कैसे हो गई है। और तीसरा, यदि चुनाव आयोग आज यह स्वीकार कर रही है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, हम उसको ठीक करना चाहते हैं, इसका मतलब चुनाव आयोग झूठ बोल रही थी। पहले चुनाव आयोग देश से माफ़ी मांगे कि जो है हम झूठ बोल रहे थे, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी। और अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी, इसका मतलब गड़बड़ वोटर लिस्ट के आधार पर जो है चुनाव हुआ है, गड़बड़ वोटर लिस्ट के आधार पर जो है प्रधानमंत्री चुने गए हैं, भाजपा की या किसी भी पार्टी की, मेरी भी पार्टी की जो सरकार बनी है, इसका मतलब गड़बड़ वोटर लिस्ट के आधार पर बना है। और दूसरा कि जो पुनरीक्षण का काम 2003 के बाद नहीं हुआ, उसको समय पे क्यों नहीं किया गया। और तीसरा, जब आप पुनरीक्षण का काम कर रहे हैं तो जो हम अनियमितता बता रहे हैं, आपको उस अनियमितता को सुनना चाहिए। उल्टे जो है चुनाव आयोग हमलावर हो जा रही है। अरे हम भी चाहते हैं कि एक शुद्ध, साफ और सटीक मतदाता सूची तैयार हो। हमारी क्या मांग है? हमारी यही मांग है ना कि किसी भी सही व्यक्ति का नाम नहीं कटे और किसी भी गलत व्यक्ति का नाम नहीं जुड़े। हम इतना ही बात कह रहे हैं। चुनाव आयोग आज भी कह दे, जो प्रश्न हम उठा रहे हैं, कि कितने बीएलओ घर घर जा कर के कितना फॉर्म भरवाए, और सब कुछ अगर ठीक ठाक हो रहा है तो ऐसा क्यों है कि मरे हुए लोग वोटर लिस्ट में हैं और जिंदा लोगों का नाम काट दिया गया है? ऐसा क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद
कि यह वोटर लिस्ट तैयार करने का काम है, नागरिकता प्रमाणित करने का काम नहीं है। क्यों जो है कोई भी पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जा रहा है? क्यों बार बार जो है कागज़ के नाम पे आम लोगों को परेशान किया जा रहा है? नहीं तो आप 10th का सर्टिफिकेट लेके आइए, आप आवासीय प्रमाण पत्र लेके आइए, आप 2003 का वोटर लिस्ट लेकर के आइए। आप सिंपली कोई एक पहचान पत्र लेकर के उनका नाम क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और जहाँ तक नाम जोड़ने का सवाल है, जब नया वोटर आप जोड़ेंगे तब आपको फॉर्म 6 की ज़रूरत है, लेकिन कोई अगर आपत्ति दर्ज कराए तो फॉर्म 7 और फॉर्म 8 लेना है। चुनाव आयोग के पास कोई आंकड़ा है कि कितना फॉर्म 6 जमा हुआ है, कितना फॉर्म 7 जमा हुआ है, कितना फॉर्म 8 जमा हुआ है? तो यह पूरी तरीके से धांधली है। और उस धांधली पे जब हम लोग प्रश्न उठा रहे हैं तो उसका जवाब देने की बजाय जो है चुनाव आयोग इधर उधर की बात कर रही है। कल चुनाव आयोग ने 3 बहुत गंभीर सवाल देश के सामने रखा है। पहला, चुनाव आयोग कह रही है कि न पक्ष है न विपक्ष है, सब समकक्ष है। महाराज, आपके लिए तो सबसे ज़रूरी निष्पक्ष होना है। दूसरा, कह रहे हैं कि जो है कैसे डेटा दे दें सीसीटीवी का, ये प्राइवेसी का मामला है। कौन सा आपसे बेडरूम का डेटा मांग रहे हैं? पोलिंग बूथ का डेटा मांग रहे हैं ना, बेडरूम का डेटा थोड़ी मांग रहे हैं। और तीसरा कि प्रश्न और संदेह आने का कारण, एक तो मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया बदल दी गई, सीसीटीवी फुटेज को स्टोर करने के जो है नियम बदल दिए गए। उसके बाद आज भी चुनाव आयोग जो है वो देश को संबोधित नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो विपक्ष को गलत, झूठा और विपक्ष के प्रति इस देश की जनता के मन में संदेह पैदा करना चाहते हैं और भ्रम फैलाना चाहते हैं। इसीलिए हमने कहा कि चुनाव आयोग साहस दिखाओ, पहले अपना कागज़ दिखाओ, हम कागज़ दिखाने के लिए तैयार हैं। हम जो भी आज प्रश्न उठा रहे हैं वो चुनाव आयोग की कार्य पद्धति पर उठा रहे हैं, चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध डेटा के आधार पर ही उठा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन जो है बेरोजगारी और पलायन को जो कुछ महीने पहले तक बड़ा मुद्दा उठा रहा था, आप भी उठा रहे थे पलायन का मुद्दा और बेरोजगारी, पेपर लीक, युवाओं के मुद्दे थे। आपको नहीं लगता है कि इस मुद्दे के जरिए वो सब जो बड़े व्यापक मुद्दे थे वो गौड़ हो गए कहीं ना कहीं? और क्या चुनाव पर इस मुद्दे का कोई बड़ा व्यापक असर होने जा रहा है आपके हिसाब से? देखिए, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। बेरोजगारी का सवाल, पलायन का सवाल, नौकरी का सवाल, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, ये जनोन्मुखी मुद्दे हैं, ये जनता के सवाल हैं। जनता के सवाल कब हल होंगे? जब जनता की सरकार बनेगी। जब जनता की सरकार ही चोरी हो जाएगी तो जनमुखी मुद्दों को कौन सुनेगा, जनवादी सवालों को कौन सुनेगा? इसीलिए ये दोनों अलग अलग विषय नहीं हैं। आज भी हमने ये कहा कि वोट चोरी से बनी हुई सरकार जनता के लिए ईमानदारी से काम नहीं करेगी। ये अलग अलग विषय नहीं है। अब एक बात बताइए कि ये तो बिल्कुल पेपर लीक का मामला और चुनाव चोरी का मामला आपस में जुड़ा हुआ है। पेपर लीक से बना हुआ दरोगा क्यों लॉ एंड ऑर्डर का काम करेगा? घूस दे करके बना हुआ डॉक्टर क्यों सही तरीके से लोगों का जो है इलाज करेगा? जो अफसर बेईमानी करके अफसर बने हैं वो क्यों जनता का काम ईमानदारी से करेंगे? ये आपस में जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए हम बिहार की जनता को कह रहे हैं कि वोट का राज मतलब आम लोगों का राज। बार बार जो है समाजवादी नेता कहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज। जनता प्रभावी है, जनता का राज है, जनता का शासन है, जनता जनार्दन है। कब? जब उसके पास वोट का अधिकार है। अब वोट के अधिकार को ही छीन लेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो है आप डेमोक्रेसी को डेमोकुर्सी में तब्दील कर रहे हैं। तो जब तक डेमोक्रेसी नहीं बचेगी तब तक जनता के सवाल नहीं बचेंगे। ये बिल्कुल आपस में जुड़ा हुआ है। इसलिए आज की पीसी में भी हम वोट चोरी के सवाल को, जो नौकरी का सवाल है, उससे जोड़ करके देखते हैं। वोट चोरी से सरकार बनेगी तो वो नौकरी नहीं देगी। वोट चोरी से सरकार बनेगी तो वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं करेगी। वोट चोरी से सरकार बनेगी तो असमानता दूर नहीं होगी। कन्हैया जी, आप ये मुद्दा तो बहुत उससे उठा रहे हैं और ये वोटर अधिकार यात्रा भी आपकी कांग्रेस की चल रही है, लेकिन आप इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या देखते हैं? और क्योंकि अब इलेक्शन में भी टाइम कम रह गया है तो आप ग्राउंड पर गुजर रहे हैं इतने सारे एरिया से, आपको ग्राउंड पे क्या फीडबैक मिल रहा है इलेक्शंस को लेकर? देखिए, सबसे अव्वल तो यह जो वोटर अधिकार यात्रा है इसको लेकर के हमने बार बार कहा ये चुनावी यात्रा नहीं, ये हमारे लिए पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और मॉरल तीनों तरीके का सवाल है। मॉरल इसलिए कि लोकतंत्र नहीं होगा, फिर आम लोगों के सवाल नहीं होंगे, आम लोगों की कोई आवाज़ नहीं होगी, उसका कोई वॉइस नहीं होगा। और आप अपने आप को कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, तो
तो लोकतंत्र का जो आधार है वोट का अधिकार, उसके लिए लड़ना आपकी नैतिकता है। दूसरा आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल इसलिए कि कल चुनाव आयोग ने कहा कि सारी पार्टियों का जन्म चुनाव आयोग से होता है। चुनाव आयोग का जन्म कांग्रेस पार्टी से हुआ है। कांग्रेस पार्टी अगर अंग्रेज़ों से नहीं लड़ती, मैं ऐतिहासिक बात बोल रहा हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी अंग्रेज़ों से नहीं लड़ती, अगर संविधान का राज स्थापित नहीं होता, तो चुनाव आयोग जो है संवैधानिक संस्था भी नहीं बनती। तो कांग्रेस पार्टी के लिए यह आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल सवाल है कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, इस देश में लोकतंत्र कायम रहे, और किसी का भी चाहे वो किसी भी गर्भ से पैदा लिया हो, वो इस देश में राजा नहीं हो सकता है। जनता के वोट से जो है शासक नहीं सेवक चुने जाएंगे। इस सिद्धांत को लागू करना कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है। इसीलिए इसको लेकर के जब हम लोगों के बीच जा रहे हैं, इम्पैक्ट क्या होगा ये अपनी जगह है, लेकिन ये ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पैक्ट दिखेगा स्वाभाविक रूप से जब लाखों लोगों का आप वोट काट देंगे, क्योंकि वोट जब काट देंगे, वोट काटने का मतलब क्या है? वोट काटने का मतलब है कि उसको कोई अधिकार नहीं है, कोई उसको सुख सुविधा नहीं मिलेगी, उसको जो है पेंशन नहीं मिलेगा, उसको जो है शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाएगा, उसके नागरिक होने पे जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो वोट का सवाल आपके अस्तित्व का सवाल है, तो स्वाभाविक रूप से इसका इम्पैक्ट भी होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। कल सासाराम में एक दृश्य देखने को मिला कि तेजस्वी यादव गाड़ी चला रहे थे, राहुल गांधी जी और अन्य नेता खड़े थे, तो उसको पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जा रहा है कि ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव थे। आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता हैं, तो क्या आप इससे सहमत हैं कि विपक्ष की तरफ से भी ड्राइविंग सीट पर वही हैं, और सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पद की ड्राइविंग सीट यानी वही होंगे, चेहरा वही है? एक तरह से कल ये मैसेजिंग थी एक तरह से। मेरा विचार जो है समाज को देखने का और नज़र और नज़रिया इस मामले में थोड़ा सा अलग होता है। मेरा मानना है कि अस्पताल के लिए जितना ज़रूरी डॉक्टर है उतना ही ज़रूरी सुपर है, जितना ज़रूरी जर्नलिस्ट है उतना ही ज़रूरी कैमरा पर्सन है। जैसे आप माइक पकड़े हुए हैं, वो कैमरा पकड़े हुए हैं, तो जितना ज़रूरी ड्राइवर होता है उतना ज़रूरी कंडक्टर होता है, उतना ज़रूरी टायर होता है, उतना ज़रूरी स्टीयरिंग होता है। तो बार बार कहता हूँ, आपने हमसे जितनी भी बार बात की होगी कि राजनीति एक टीम वर्क होता है, ये कलेक्टिव एफर्ट होता है और हर किसी की जिम्मेवारी होती है। ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी में जितना ज़रूरी हॉर्न है उतना ही ज़रूरी लुकिंग ग्लास है, जितना ज़रूरी स्टीयरिंग है उतना ज़रूरी जो है वो ब्रेक है, जितना ज़रूरी ब्रेक है उतना ज़रूरी क्लच है, जितना ज़रूरी क्लच है उतना ज़रूरी इंजन है, उतना ज़रूरी टायर है। तो ये कलेक्टिव एफर्ट है, ये महागठबंधन का एक साझा प्रयास है, यह इंडिया को बचाने का, लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का प्रयास है। इसमें सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है, इसमें राहुल जी की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, तेजस्वी जी की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, कम्युनिस्ट पार्टियों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, उसमें जो है सहनी जी की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, और हर वो व्यक्ति चाहे वो किसी दल का हो या निर्दलीय हो, सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है।